Good morning, students. I am Ritu from Premchand Memorial Public School. Take out your SST book. We are going to read the Union Executive, Chapter 3. Chapter name is Union Executive. Let us learn about the President, the Prime Minister, and the Council of Ministers. The Vice President, Civil Services. The Union Executive gives effect to the law made by a parliament. The most important components of the Union Executive are the President, the Vice President, the Prime Minister, and the Central Council of Ministers. जो यूनियन इफ एग्जीक्यूटिव जो है हमारा संघ कार्यकारी है उस पे उसके जो कानून है उस पे पार्लियामेंट जो है वो इफ़ेक्ट डालता है। ज़्यादातर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के। जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनमें है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इतने होते हैं। अब हम इस चैप्टर में इन सब के बारे में डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, द प्रेसिडेंट। The President of India is the highest executive authority. Our Constitution vests all the executive power of the Union in him. All order of the Union executive are issued in the name of the President. He is the constitutional head of the state and represents the Republic of India. The Vice President, the Prime Minister, the Council of Ministers, the official and experts of the civil services assist and advise the President in his her work. जो हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसका सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं ये सारी पावर्स जो हैं हमारी संविधान में दी गई हैं। और यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है उसमें राष्ट्रपति का भी नाम दिया गया है। और जो राष्ट्रपति होते हैं ये हेड होते हैं हमारे, जो कि स्टेट और रिपब्लिक भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ऑफिशियल एक्सपर्ट्स जो सिविल सर्विस के ऑफिशियल एक्सपर्ट्स होते हैं असिस्ट एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन हिज हर वर्क। ये क्या करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को उनके कार्यों में। प्रेसिडेंट है ना, उनको एडवाइस देते हैं उनके कार्यों में। क्वालिफिकेशंस, अब प्रेसिडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ए कैंडिडेट मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशंस एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। हाउएवर ही सी मस्ट बी एट लीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज। इन ऑर्डर टू इलेक्टेड प्रेसिडेंट, अगर हम प्रेसिडेंट का चुनाव कर रहे हैं तो जो कैंडिडेट है कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन लोकसभा के मेंबर के बराबर होनी चाहिए। हाउएवर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या सी हो, एटलीस्ट 35 ऑफ ईयर एज होनी चाहिए। उनकी एज 35 ईयर कम से कम होनी चाहिए। इलेक्शन, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड द विधानसभा ऑफ द स्टेट। मेंबर ऑफ विधानसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस में है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉर्मली इलेक्टेड फॉर 5 ईयर। हिज टर्म ऑफ ऑफिस कैन इन नो केस बी एक्सटेंडेड। हिज ऑफिस कैन फॉल वैकेंट अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1 डेथ, नंबर 2 रेजिग्नेशन। जो इनका टाइम पीरियड होता है नॉर्मली 5 ईयर का होता है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। इन केस इनकी सीट अगर वैकेंट होती है तो इसके लिए ये कंडीशन दिए हुए हैं, डेथ कंडीशन और हमारा रेजिग्नेशन कंडीशन। डेथ में क्या होता है, इन केस इनकी डेथ हो जा रही है प्रेसिडेंट की, इन केस ऑफ द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट his office falls vacant, the vice president immediately take over as the president. Election for a new president must be held within 6 months of the date on which the vice president take over
एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट। इन केस इनकी मृत्यु हो जा रही है तो इनकी सीट खाली होगी तो वाइस प्रेसिडेंट इनकी प्लेस को टेक ओवर कर लेंगे और 6 मंथ के दौरान इलेक्शन होगा और फिर वहाँ पे राष्ट्रपति चुना जाएगा। जब तक सीट खाली है तब तक कौन टेक ओवर करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन, अगर प्रेसिडेंट में भी वो रिज़ाइन दे रहे हैं अपनी पोस्ट से, किसी भी समय वो दे रहे हैं, तो क्या होगा? जो डेथ प्रोसेस में था कि जो इनके वाइस प्रेसिडेंट है वो सीट पे टेक ओवर कर लेंगे और फिर इलेक्शन होगा 6 मंथ में, वही प्रोसेस इसमें होगा। लिखा है इसमें, ए प्रेसिडेंट में रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट at any time. The vacancy in this case is also filled as done in the case of the death of the president. Ramnath Kovind, President of India. At present, Ramnath Kovind is the President of India. Impeachment. दो टॉपिक्स आपने पढ़ लिया पीछे। थर्ड है इम्पीचमेंट। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ओनली फॉर वायलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट पे दोष आरोपण लगाया जाए तब भी उनको हटाया जा सकता है। द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड बाय आइदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जो दोष आरोपण होता है जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं उनके थ्रू लगाया जाता है। अगर तब स्पेसिफिक चार्जेस हैव टू बी ब्राउट अगेंस्ट हिम बाय 2/3 majority of the house, then the other house investigated the charges. If the investigated house also passes a resolution with 2/3 majority sustaining the charges, the president is removed. अगर दोनों सदन हैं, जो भी दोनों सभाएं हैं, उनसे अगर उनका बहुमत है एंड जो दोष आरोपण किया गया वो बहुमत में है तो इनको हटाया जाएगा। इन पे जो भी चार्जेस बनते हैं वो लगाया जाएगा और प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। पे एंड अलाउंसेस। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन फेडरेशन गेट ए मंथली पे ऑफ ₹5 lakh. Besides, he gets such facilities and allowances as may be decided by the parliament from time to time. प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है वो 5 लाख रुपए पर मंथ होती है। इसके अलावा इनको सारी सुविधाएं और भत्ते दिए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपडेट कर रही है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पावर कौन कौन सी होती है? द प्रेसिडेंट प्रोसेसेस एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल एंड एमरजेंसी पावर। इतनी पावर्स इनके अंडर में होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू द सिलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर बट द इलेक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द लीडर ऑफ द पार्टी इन मेजॉरिटी in the house of the people or a person who is in a position to win the confidence of the majority. He also appoints other minister on the advice of the prime minister. Minister have to inform the president about all important decisions they make. All top level officials of the union government are appointed by the president and can be removed by him. He appoints the judges of the Supreme Court and High Court. He also controls the administration of the union territories directly. एडमिनिस्ट्रेशन पावर में होता है कि जो वो पावर टू सिलेक्ट, इनके हाथ में प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने की भी पावर होती है। परंतु जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के दौरान जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है उसी पार्टी का कोई पर्सन हो उसको वो ये प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं। इसके अलावा इनके पास वो मिनिस्टर्स को, अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के जो भी टॉप लेवल के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको भी यही प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उनको वो नियुक्त भी कर सकते हैं, उनको हटा भी सकते हैं और उनको नियुक्त भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, उनको भी ये रख सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं और उनको हटा भी सकते हैं अगर उनको उनका कार्यकाल पसंद नहीं आया तो। और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको कंट्रोल करने की पूरी पावर इनके हाथ में होती है। यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली, डायरेक्ट वो करते हैं। अब मिलिट्री पावर पे आ गए। मिलिट्री पावर, ही इज़ सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मेड फोर्स इन द कंट्री। इन्हें सुप्रीम कमांडर भी आर्मी फोर्स का कहा जाता है। ही कैन डिक्लेयर वार और कॉन्क्लूड पीस। ये वार डिक्लेयर भी कर सकते हैं और शांति का प्रस्ताव भी ला सकते हैं, और ये युद्ध का प्रस्ताव भी यही घोषित कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम एंड सेंड द receives ambassador. All the international treaties and agreements are concluded in his name. डिप्लोमेटिक पावर मतलब राजनयिक शक्तियाँ। उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भारत से राजदूत को नियुक्त करते हैं और वो बाहर भेजते हैं उनको। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होते हैं वो सारे यही संभालते हैं, राष्ट्रपति। लेजिस्लेटिव पावर में होता है, अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज अप्रूवल एंड सिग्नेचर्स इन टोकन ऑफ हिज एसेंट। द प्रेसिडेंट में, इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड, सेंड बैक द बिल after making his suggestion to the parliament. However, it is for the parliament to accept the suggestion and modify the bill or just pass it. When it goes to president for second time, it is obligatory on the part of the president to give assent. The parliament meet on being summoned by the president on the advice of the prime minister. The president can dissolve the पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव पावर्स में होता है, विधायी शक्तियाँ होती हैं। ये जो बिल पास करते हैं, जो भी पार्लियामेंट से बिल पास होता है, पहले वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो अप्रूवल देते हैं और साइन करते हैं, तब वो बिल आगे जाके पास होता है। इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाई, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो बिल को अप्रूवल नहीं देंगे और बिल को रिजेक्ट कर देंगे। फिर बिल दोबारा से वापस जाएगा। अगर दोबारा से सेकंड टाइम इनके पास बिल आता है तो वो क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर वगैरह की भी उसमें सजेशन लेते हैं। इसके बाद से बिल को सही होने के बाद उस बिल को पास करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द पार्लियामेंट, और संसद में इसको डिसॉल्व करते हैं। इफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एंड नीड अराइज, द प्रेसिडेंट कैन ओन his own make law which become effective immediately. Such law are called ordinances. अगर पार्लियामेंट में सेशन नहीं हुआ तो उसमें ऑर्डिनेंसेस, अगर पार्लियामेंट में सेशन नहीं होता है तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपना नियम बना के उसको डायरेक्ट तुरंत लागू करते हैं। इस नियम को ऑर्डिनेंसेस बोलते हैं, जो कि प्रस्तावना पास होता है। फाइनेंशियल पावर, उसको क्या बोलते हैं हम, अध्यादेश बोलते हैं। फाइनेंशियल पावर, आवर प्रेसिडेंट हैज़ बीन गिवन वास्ट फाइनेंशियल पावर ऑल्सो. He caused the annual budget and the supplementary budget to be laid from the parliament. No money bill can be introduced in the parliament without his prior assent. He can sanction money from the contingency fund. फाइनेंशियल, देखिए जो प्रेसिडेंट होते हैं इनके पास एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल पावर्स भी होती है। अगर किसी कॉज लिखा है, ही कॉज द एनुअल बजट एंड सप्लीमेंट्री बजट लेड बिफोर द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट में बजट जो पास होता है वो एनुअल बजट और सप्लीमेंट्री बजट दोनों में ये अपना उसमें सहयोग देते हैं। और नो मनी बिल को भी इंट्रोड्यूस करा पार्लियामेंट में बिना किसी प्रायर एसेंट के, वो नो मनी बिल को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। और अगर कॉन्टीजेंसी फंड मतलब इनके पास आकस्मिक कोई अगर घटना घटती है तो आकस्मिकता अचानक कोई भी ट्रेजेडी होती है तो उसके लिए भी उनके पास फंड होता है। जुडिशियल पावर, द प्रेसिडेंट हैज़ बीन गिवन ए नंबर ऑफ पावर इन द जुडिशियल स्पेयर ऑल्सो. ही इज नॉट answerable before any court of law for the discharge of his duty. He has the power to grant pardon, to remit or suspend a sentence of punishment, or
on any appeal for mercy. He can commute even death sentence to imprisonment for life or otherwise. इनके पास जुडिशियल पावर में होता है कि अगर किसी को ये माफ़ी दे सकते हैं, किसी की बड़ी से बड़ी सज़ा पे उसको माफ़ी भी कर सकते हैं और उसको सज़ा भी दिला सकते हैं, उस पर दया भी कर सकते हैं, उसको पनिश भी कर सकते हैं, उसको उम्र कैद भी दे सकते हैं और उसको फांसी की सजा भी दे सकते हैं। अब एमरजेंसी पावर की है, ये भी इनके अंडर में होती है। द प्रेसिडेंट हैज़ सर्टेन एमरजेंसी पावर टू डील विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इन द सेंटर एज वेल एज इन द स्टेट। देयर कैन बी एमरजेंसीज इन 3 सिचुएशन। एमरजेंसी पावर इनके पास होती है जो कि 3 कंडीशन में लागू करते हैं: नेशनल एमरजेंसी, ब्रेक डाउन ऑफ स्टेट मशीनरी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। If the president thinks that the security of the country is threatened by a war of external aggression, aggression or internal armed rebellion, he can declare a state of emergency for the entire country. नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, अगर कोई एक्सटर्नल शक्ति है, कोई बाहरी शक्ति हमारे देश पे आक्रमण कर रही है, तो ये नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ स्टेट मशीनरी में होता है इफ़ द प्रेसिडेंट इज कन्विंस्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट इज नॉट बीइंग रन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ही कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन दैट स्टेट। तो इसमें क्या होता है कि अगर जब प्रेसिडेंट को लगता है कि जो राज्य सरकार है अब वो सही से रनिंग नहीं कर रही है, अपने गवर्नमेंट सही से सरकार नहीं चला रही है, राज्य को नहीं संभाल पा रही है, तब उस टाइम इमरजेंसी लागू कर देते हैं। फाइनेंस और कोई भी दिक्कत होती है अगर राज्य में, स्टेट इज़ नॉट बीइंग रन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार अगर नहीं चल रहा है राज्य, तब प्रधान जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस में होता है इफ़ द प्रेसिडेंट थिंक द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटन, ही शी कैन डिक्लेयर ए फाइनेंशियल इमरजेंसी। उनको जब लगता है कि राष्ट्रपति ने जब ये सोचते हैं कि हमारा देश फाइनेंशियल तौर पे सही से स्टेबल नहीं है, तो वो क्या कर देते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर देते हैं। When there is a breakdown of law and order in a state, the president can take over the administration of the state. This situation is called president rule. जब उनको लगता है कि ब्रेकडाउन ऑफ लॉ, जब वो ब्रेकडाउन लगाते हैं अपने कानून पे, कानून का किसी स्टेट एंड ऑर्डर इन स्टेट, किसी स्टेट को ऑर्डर देते हैं, तो प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द, तो उस स्टेट का सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं, प्रशासन होता है, सारी राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। तो इस सिचुएशन को हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। द चेक ऑन द इमरजेंसी पावर इज दैट द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। The declaration of emergency has to be approved by the parliament as soon as possible. Though the president is only a nominal head, or constitution recognizes his position as one of the great authority and prestige. The president is only a constitutional head and exercises his power on the advice of prime minister and council of ministers. राष्ट्रपति केवल संविधान के मुखिया होने के बाद जो संवैधानिक तरीके से, और जो उसमें जो एक्सरसाइजेज होती है, कुछ ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं, कुछ पावर्स होती हैं, उन सब का रूल्स को जो फॉलो भी करते हैं, तो फिर भी वो एडवाइस पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का लेते हैं। अब द वाइस प्रेसिडेंट की बात हो गई। द वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, मिनिस्टर तक। अब द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे बेटा हम। तो वाइस प्रेसिडेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड ए वाइस प्रेसिडेंट फॉर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। द वाइस प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड ए वाइस प्रेसिडेंट फॉर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन हमें वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारा भारत का गणतंत्र, हमारा भारत राज्य है, हमारा जो भारत देश, वो हमें वाइस प्रेसिडेंट भी प्रदान करता है। ही इज़ ऑल्सो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इसे चेयरमैन भी राज्यसभा का कहा जाता है। क्वालिफिकेशन इनकी है, ए कैंडिडेट टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया मस्ट पोसेस द सेम qualification as are essential for the office of the president. Moreover, he should be qualified to be elected to the Rajya Sabha or the Council of States.
इनकी भी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, मस्ट प्रोसेस द सेम क्वालिफिकेशन आर द एसेंशियल ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट, जो इनका प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वहाँ पे जो भी ज़रूरी इन क्वालिफिकेशन लगती है उतनी क्वालिफिकेशन इनकी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट की। और इसका चुनाव राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट जो होते हैं वो करते हैं। टर्म्स, इनकी टर्म्स भी 5 ईयर की होती है। इट में अर्लियर either by resignation in writing address to the president or by impeachment। अगर इन्होंने रिज़ाइन दे दिया, मतलब कि इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया और इन पे दोष आरोपण कर दिए तो इनको भी हटाया जा सकता है। द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड बाय ए रेजोल्यूशन of the Rajya Sabha passed by a majority of its member and agreed to by the Lok Sabha by a majority। राज्यसभा है, राज्यसभा में कि अगर बहुमत हो रहा है और इनसे सहमत नहीं है लोकसभा की मेजोरिटी तो इनको हटाया जा सकता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द रियल एग्जीक्यूटिव पावर टू द प्राइम मिनिस्टर and his council of minister। The prime minister is head of the central government। The council of minister is official name for the body at that include all the ministers। The council of ministers has 3 categories of ministers besides the prime minister and the council of ministers। The Indian constitution give real executive power to the prime minister and his council of minister। The prime minister is head of the central government। The council of minister is the official name for the body that include the minister। The council of minister has 3 categories of minister beside the prime minister। They are cabinet minister, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्टी मिनिस्टर। देखिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसके बारे में बताया गया है। तो जो इंडियन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हमें एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर को भी दी गई है और ही इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उनको काउंसिल मिनिस्टर्स को भी दी गई है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं और इनको ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी डेट इंक्लूड द मिनिस्टर। जो भी मंत्री पद का जो बॉडी होता है, एक ढांचा होता है, उसका हेड बताया गया है, उनका शरीर बताया गया है इनको। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती हैं उनकी 3 कैटेगरी होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर को हम एक तरफ कर दे रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर के अलावा कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और डेप्टी मिनिस्टर, ये हमारी 3 कैटेगरियाँ हो गई। Minister, the cabinet minister are the most experienced member who take part in the important decision of the government। The minister of state are second category of minister who can hold the independent minister but they cannot attend cabinet meeting। The deputy minister assists the cabinet minister and ministers of state to be eligible for the appointment as a minister। A person must be a member of either the Lok Sabha और the राज्य सभा। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो मोस्ट एक्सपीरियंस होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट डिसीजन में गवर्नमेंट उनकी हेल्प लेती है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो होते हैं वो सेकंड कैटेगरी के होते हैं। वो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर से होते हैं परंतु वे कैबिनेट मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं। डेप्टी मिनिस्टर जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को चुनते हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भी चुनते हैं। और टू बी एलिजिबल फॉर ए अपॉइंटमेंट एज ए मिनिस्टर, अगर मिनिस्टर के पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हो तो जो अपॉइंटमेंट जो नियुक्ति जिसकी भी होगी उसका लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना अनिवार्य है। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है हमारा। ईच मिनिस्टर इज़ इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ enforced through the prime minister। The council of ministers is collectively responsible and accountable to the Lok Sabha। The council of the minister will continue in power till they have majority in the Lok Sabha। If the Lok Sabha passes the vote of no confidence then the entire council of ministers include the prime minister has
to resign. Even if there is a difference of opinion among the ministers, they cannot express it publicly. इंडिविजुअल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोला गया है कि अगर मिनिस्टर के पास इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी मिनिस्ट्री और उसके डिपार्टमेंट की, नहीं, हर एक मिनिस्टर के पास उसकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक अपना हर एक अलग अलग डिपार्ट की, ठीक है। और जिससे कि वो कौन देता है, वो प्राइम मिनिस्टर देते हैं। जो काउंसिल मिनिस्टर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा को अकाउंटेबल करने की। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल कंटिन्यू इन पावर, वो हमेशा पावर में रहते हैं टिल दे हैव मेजोरिटी, जब तक कि उनको लोकसभा में बहुमत है। अगर लोकसभा में वोट से उनको बहुमत नहीं मिली तो उनकी पावर नहीं रहती है। मिनिस्टर इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसके अंडर में इतनी पावर होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी रिज़ाइन, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन, प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। इवन इफ़ देयर इज़ ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर उनके बारे में अलग अलग कई ओपिनियन होंगे तो दे कैन नॉट एक्सप्रेस इट पब्लिकली, वे अकेले नहीं कर सकता। अगर बहुमत होता है, सत्ता दल को गिराया जाता है तो। सिविल सर्विसेज में हो गया, द कैबिनेट मेक इम्पोर्टेंट डिसीजन एंड फ्रेम पॉलिसीज, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट्स दिस पॉलिसीज थ्रू द सिविल सर्वेंट्स। मिनिस्टर merely formulate policies and frame guidelines, civil servant carry out the actual work। जो कैबिनेट जो डिसीजंस होते हैं वो एक फ्रेम पॉलिसी तैयार करते हैं, और द मिनिस्टर जो चार्जेस होते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के वो उनको देते हैं। जो मिनिस्टर होते हैं ना वो सिविल सर्विसेज को नियुक्त करते हैं और उनको अलग अलग पोस्ट पे उनके वर्क के लिए वर्क दिया जाता है, और सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उन वर्क को कैरी आउट करते हैं और उस पर काम करते हैं। वर्किंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स का काम क्या होता है? द कैबिनेट सेक्रेटरी होल्ड द हाईएस्ट पोस्ट अमॉन्ग द सिविल सर्वेंट। सेक्रेटरीज हु आर इन द चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वेरियस मिनिस्टर आर द अंडर दिस पर्सन। दे आर फर्दर असिस्ट बाय द एडिशनल सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डेप्टी सेक्रेटरीज एंड अंडर सेक्रेटरीज। ये इसके अंदर असिस्ट, जो सिविल सर्विस में इनको असिस्ट किए जाते हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज को, जॉइंट सेक्रेटरीज को, डेप्टी सेक्रेटरीज को और अंडर सेक्रेटरीज को। जो सिविल सर्वेंट्स टेक केयर ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो डे टू डे अपने प्रशासन के प्रति अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट रहते हैं, रिस्पेक्टफुल वर्क करते हैं। दस दे आर द वंस हु कैरी आउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। They are the backbone of administration, hence the efficiency of the administration depend on the efficiency of the civil servants। इनको एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन का इनको बैकबोन भी कहा जाता है, और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है इन पे डिपेंड रहता है। किस पे रहता है? सिविल सर्वेंट्स पे। बेटा आपको जो इसके एक्सरसाइजेज हैं, ये जो ओरल क्वेश्चन है, आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली। थ्री टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्री बताना है। मैं आंसर की भेजूंगी, पर ये ओरली क्वेश्चन है, इसको आपको मुंह से पढ़ना है, मतलब मुंह से बोल के ओरली एक बार रीड आउट करना है। इसको आपको नोटबुक में नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर बी जो है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसको भी आपको फिल इन बुक, आपको बुक में भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स को भी बुक में भरना है। एंड क्वेश्चन नंबर डी, ट्रू फॉल्स, इसको भी बुक में भरना है। आपको क्वेश्चन नंबर ई जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, ये, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, ये दोनों क्वेश्चन नंबर ई एंड एफ डू इन योर नोटबुक। मैं आपको आंसर की भेज दूंगी, आप आंसर शीट आपको लिख के आंसर आपको ई और एफ आपको नोटबुक में करना है। ओके, डन।